अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की ये सनसनीखेज और खौफनाक दास्तान हमें कराची से हमारे एक लिसनर एहसन साहब ने ईमेल के जरिए भेजी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शादी के बाद हनीमून का सफ़र हर जोड़े का ख्वाब होता है और वो चाहते हैं कि ये लम्हात ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात बन जाएं। लेकिन ज़रा सोचें कि आप खुशी खुशी घर से निकलें और अनजाने रास्तों पर कोई ऐसी नादीदा कुव्वत आपका इंतज़ार कर रही हो जो आपकी ज़िंदगी को एक डरावने ख्वाब में बदल दे। एहसन साहब की ये कहानी हमें 1985 के उस दौर में ले जाती है जब ना मोबाइल फ़ोन थे, ना जीपीएस और ना ही आज जैसी रोशन सड़कें। एक गलत मोड़ और एक अजनबी का मशवरा इंसान को किस तरह मौत के मुंह में ले जा सकता है, ये आप इस कहानी में सुनेंगे। तो आइए एहसन साहब की ज़बानी सुनते हैं कि उस रात उनके साथ आखिर क्या बीती थी। मेरा नाम एहसन है और ये वाक़या जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का वो बाब है जिसे मैं चाह कर भी बंद नहीं कर पाया। बात 1985 की है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। शादी की गहमा गहमी उरूज पर थी। मेरी बीवी सबा बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक टेंशन भी चल रही थी और वो टेंशन थी मेरी खुश दामन यानी मेरी सास साहिबा की। शादी से महीना भर पहले से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि एहसन बेटा, शादी के फौरन बाद सबा को लेकर कहीं घूमने ज़रूर जाना। हमारी खानदान की रिवायत है कि जोड़ा हनीमून पर शुमाली इलाका जाता है। मैं हर हर हंसकर टाल देता कि आंटी, शादी तो हो लेने दें, हालात देखकर फैसला करेंगे। लेकिन शादी हो गई, वलीमा भी हो गया, मगर मेरी सास की सुई वहीं अटकी हुई थी। यहाँ तक कि वलीमे के स्टेज पर जब वो मुबारकबाद देने आईं तो बजाय दुआएं देने के मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली, मियाँ टिकटें कब की करवा रहे हो, मर्री जा रहे हो ना। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा अपना कारोबार था और शादी की वजह से काम का बहुत हरज हो चुका था। मैं फिलहाल कहीं जाने के मूड में नहीं था, लेकिन सास के तानों और सबा की खामोश फरमाइश ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि चलो जान छुड़ाने के लिए कुछ दिन के लिए हो आते हैं। सास साहिबा का दबाव ऐसा था कि जैसे हम हनीमून पर नहीं बल्कि किसी सरकारी मिशन पर भेजे जा रहे हों। खैर, हमने प्लान बनाया। मेरे पास उस वक्त एक पुराने मॉडल की गाड़ी थी, मगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी। मैंने फैसला किया कि हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे। पहले कराची से लाहौर, वहाँ कुछ रिश्तेदारों के यहाँ रुकेंगे और फिर वहाँ से आगे मर्री। मैंने इससे पहले कभी पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग नहीं की थी, लेकिन जवानी का जोश था, सोचा संभाल लूँगा। कराची से लाहौर का सफ़र हमने सिर्फ दिन की रोशनी में तय किया, क्योंकि 1985 में सड़कों के हालात और सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि रात को सफ़र किया जा सके। 3 दिन लगाकर हम लाहौर पहुँचे। लाहौर में 2 दिन रिश्तेदारों की दावतें भुगतें, लेकिन वहाँ भी लैंडलाइन फ़ोन पर मेरी सास का पहरा जारी रहा। वो हर रोज़ फ़ोन करके पूछती, अभी तक मर्री नहीं पहुँचे, मौसम कैसा है, निकलोगे कब। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मर्री के किसी होटल वाले से कमीशन खाया हुआ है जो हमें वहां धकेलने पर तुली हुई हैं। बिलाखिर हम लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले। दोपहर के 12 बजे हम जीटी रोड पर थे। मोटरवे का तो उस वक्त नामो निशान भी नहीं था। सफ़र तवील था और थका देने वाला। शाम के 5 या 6 बजे हम इस्लामाबाद पहुंचे। मेरा इरादा था कि रात इस्लामाबाद में किसी होटल में क़याम करें और सुबह ताज़ा दम होकर मर्री के लिए निकलें, क्योंकि मैं पहाड़ी रास्ते और रात के अंधेरे से नावाकिफ़ था। मैंने सबा से कहा, देखो रात हो रही है, पहाड़ी रास्ता है, रिस्क नहीं लेते, आज यहीं रुक जाते हैं। लेकिन सबा ने मुंह लटका लिया। बोली, अम्मी नाराज़ होंगी, उन्होंने कहा था कि आज रात का डिनर मर्री में करना। अगर मैंने फ़ोन करके बताया कि हम इस्लामाबाद में हैं तो वो समझेंगी आप जानबूझकर लेट कर रहे हैं। अब आप इसे मेरी कमज़ोरी कहें या बीवी की मोहब्बत, मैंने हथियार डाल दिए। मैंने सोचा मर्री है कितना दूर। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, बस जी साथ ही तो है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। इन मकामी लोगों का साथ ही है मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। हम रात 8 बजे के करीब इस्लामाबाद से मर्री की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे गाड़ी बल खाती सड़कों पर ऊपर की तरफ जा रही थी, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। 1985 में मर्री रोड आज की तरह रोशन नहीं थी। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर थीं
और ट्रैफिक भी बहुत कम थी। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही मेरा वाहिद सहारा थीं। पहाड़ देखकर और नीचे गहरी खाइयां देखकर मेरा दिल बैठ रहा था। मैं पहली बार पहाड़ पर गाड़ी चला रहा था। स्पीड 20 या 30 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। सबा थककर साथ वाली सीट पर सो गई थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर मोड़ पर मुझे लगता कि गाड़ी अब खाई में गई। जो रास्ता मकामी लोगों ने 1.5 घंटे का बताया था, मुझे उसे तय करने में 4 घंटे लग गए। रात के 12 बज चुके थे जब हम मर्री माल रोड के करीब पहुंचे। मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो मंजिल आ गई, लेकिन मुसीबत तो अभी हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। जब हम मर्री पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे याद नहीं कि वो 14 अगस्त थी या कोई और त्यौहार, लेकिन मर्री में इंसानों का सैलाब उमड़ आया था। तिल धरने की जगह नहीं थी। गाड़ियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं। सर्दी भी बला की थी। मैंने गाड़ी पार्क की और होटल की तलाश शुरू की। एक होटल, दूसरा होटल, तीसरा होटल, हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, सॉरी सर, कोई कमरा खाली नहीं है। मैंने डबल नहीं ट्रिपल पैसों की ऑफर की, लेकिन जगह ही नहीं थी तो वो देते। रात के 12:30 बज चुके थे। सबा गाड़ी में बैठी सर्दी से कांप रही थी और मैं परेशानी के आलम में सड़क पर इधर उधर भाग रहा था। तभी एक होटल के बाहर खड़ा एक वेटर मेरी हालत देखकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुझे उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में बहुत पुरअसरार लगी। उसने कहा, साहब बहुत परेशान लग रहे हैं, बेगम साथ हैं? मैंने झुंझलाकर कहा, हाँ भाई, कोई कमरा नहीं मिल रहा, तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ, मुंह मांगे पैसे दूंगा। वो थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, साहब मुर्री में तो आज रात आपको छत नहीं मिलेगी, चाहे आप सोना भी दे दें, लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत करें तो यहां से थोड़ा आगे खानसपुर है। वो बहुत पुरसुकून जगह है, वहां रश भी नहीं होता और आपको सस्ता और अच्छा होटल मिल जाएगा। मैंने पूछा, ये खानसपुर कहाँ है और कितना दूर है? उसने हाथ से अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा किया। बस साहब, ये सामने वाली सड़क से नीचे उतर जाएं, बिल्कुल साथ ही है, आधे घंटे का रास्ता है। बिल्कुल साथ ही है। ये जुमला मैं दूसरी बार सुन रहा था और मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सबा को बताया और हमने गाड़ी उस अनजाने रास्ते पर डाल दी। जैसे ही हम मुर्री के हुजूम से निकलकर खानसपुर वाली सड़क पर आए, मंजर एकदम बदल गया। शोर शराबा, रोशनी और लोगों का नामो निशान मिट गया। अब सिर्फ घुप अंधेरा था। जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और मेरी गाड़ी की रोशनी। सड़क बेहद टूटी फूटी और खतरनाक थी। सन्नाटा इतना था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। सबा अब जाग चुकी थी और खौफजदा नजरों से बाहर देख रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, एहसन, हम कहाँ जा रहे हैं? यहां तो कोई भी नहीं है। मैंने उसे तसल्ली दी। बस वो वेटर कह रहा था करीब ही है, पहुंच जाएंगे। अभी हमें चलते हुए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि धुंध ने हमें घेर लिया। हदे निगाह बेहद कम रह गई थी। मैं गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था। अचानक मेरी नज़र सड़क के बाएं जानिब पड़ी। वहां खाई के किनारे जहां रेलिंग भी टूटी हुई थी, एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल साकित था। उसका रुख हमारी तरफ था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी जो गाड़ी की रोशनी में चमक रही थी। मैंने सोचा कि इस वीराने में ये अकेला आदमी क्या कर रहा है? कहीं उसे मदद की ज़रूरत तो नहीं, या फिर मैं उससे रास्ता पूछ लूं। मैंने गाड़ी की रफ्तार और कम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने लगा। वो मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के नुकूश धुंध की वजह से वाज़ेह नहीं थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं फिर भी गाड़ी उसके करीब ले गया। जैसे ही गाड़ी उस जगह पहुंची जहां वो खड़ा था, मैंने शीशा नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। सबा एकदम से चीख पड़ी, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने देखा? वहां एक आदमी खड़ा था। सबा ने खौफजदा होकर इधर उधर देखा। नहीं एहसन, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, आपको वहम हुआ होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। पीछे देखा, आगे देखा, खाई की तरफ झांक कर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ गहरी खाई। वो आदमी कहां जा सकता था? वो हवा में तो तहलील नहीं हो सकता था। मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। मैंने उसे देखा था। मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ठंडी हवा के झोंके मुझे यह एहसास दिला रहे थे कि मैं यहां अकेला नहीं हूं, कोई है जो छुपकर मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
मैंने सबा को और ज्यादा नहीं डराया और कहा कि शायद मुझे नींद की वजह से धोखा हुआ है। लेकिन अभी मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक और वाकया पेश आ गया जिसने मेरे अवसान खता कर दिए। हम एक मोड़ काट रहे थे कि अचानक, बिल्कुल अचानक, झाड़ियों में से निकलकर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल होगी, मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया। वो भागता हुआ सड़क के बीच में आया और रुक गया। मेरी गाड़ी की तेज लाइट्स सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल सपाट चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो पथराई हुई लग रही थीं। मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक दबाई। टायरों की चीखने की आवाज गूंजी और सबा जोर से चिल्लाई। गाड़ी बच्चे से टकराने से बस इंच भर के फासले पर रुकी। मुझे लगा कि शायद टक्कर हो गई है। मेरा दिल हलक में आ गया। मैं और सबा दोनों सकते में थे। चंद सेकंड तक हम खामोश बैठे रहे। फिर मैंने हिम्मत की, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं गाड़ी से नीचे उतरा कि देखूं बच्चे को चोट तो नहीं लगी। मैं गाड़ी के आगे गया, बम्पर के नीचे, दाएं बाएं, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। मैंने जोर से आवाज दी, कोई है? बेटा तुम कहां हो? जवाब में सिर्फ हवा के साए साए करने की आवाज आई। वो बच्चा, वो गोश्त पोश्त का इंसान जो अभी मेरी गाड़ी के सामने खड़ा था, पलक झपकते में कहां गायब हो सकता था? मैं पसीने में शराबोर हो चुका था, बावजूद इसके कि बाहर शदीद ठंड थी। मुझे समझ आ गई थी कि ये कोई आम रास्ता नहीं है। हम किसी गलत जगह फंस चुके हैं। मैं गाड़ी के बोनट पर हाथ रखे हाँप रहा था और मेरी आंखें पागलों की तरह उस बच्चे को तलाश कर रही थीं। जंगल की तारीकी में हर साया मुझे वो बच्चा लग रहा था। सबा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और रोती हुई आवाज में बोली, एहसन, प्लीज गाड़ी में आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। वापस जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने का मतलब था दोबारा उसी जगह से गुजरना जहां वो आदमी गायब हुआ था। मैंने जल्दी से गाड़ी में छलांग लगाई, दरवाजा लॉक किया और कांपते हाथों से गियर लगाया। अब मेरा मकसद सिर्फ कोई आबादी, कोई रोशनी या कोई इंसान ढूंढना था। मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। रास्ते की परवाह किए बिना खड्डों में गाड़ी लगती रही, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की। तकरीबन 20 मिनट की और ड्राइविंग के बाद मुझे दूर कुछ मध्यम सी रोशनियां नजर आईं। मेरा सांस में सांस आया। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, देखा कि वो चंद कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी आबादी है। गालिबन यही खानसपुर का कोई गांव था। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव सोया हुआ था। हर तरफ हू का आलम था। हमने एक जगह गाड़ी रोकी जहां एक घर के बाहर बल्ब जल रहा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहां कोई मदद मिल जाए। मैंने गाड़ी का हॉर्न हल्का सा बजाया, फिर उतरकर गेट खटखटाया। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने हमें मशकूक नजरों से देखा। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा, भाई साहब, हम मुसाफिर हैं, मरी में जगह नहीं मिली, रास्ता भटक गए हैं। क्या यहाँ रात गुजारने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? हम सुबह होते ही चले जाएंगे। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी बीवी को आवाज दी। अंदर से एक अधेड़ उम्र औरत बाहर आई। उस औरत का हुलिया कुछ अजीब सा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में बला की सुर्खी और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती। वो हमें ऐसे घूर रही थी जैसे हम कोई मुजरिम हों। मर्द ने उससे कुछ मकामी जबान में बात की, फिर वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और खरदरी आवाज में बोली, कमरा तो है, लेकिन किराया ज्यादा लगेगा और कोई सहूलत नहीं मिलेगी। मैंने फौरन जेब से पैसे निकाले। अम्मा जी, ये लें पैसे, बस छत दे दें, हम बहुत थक चुके हैं। पैसे देखकर उसकी आंखों में एक लालच की चमक आ गई। वो हमें घर के पिछवाड़े की तरफ ले गई। वहां एक अलग थलग लकड़ी का बना हुआ पुराना सा कमरा था। ये कमरा बाकी घर से कटा हुआ था और बिल्कुल जंगल के किनारे पर था। उसने अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक जंग आलूदा ताले को खोला और दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा एक खौफनाक चड़चड़ाहट के साथ खुला। ये है कमरा, मोमबत्ती वहीं ताक में रखी है, जला लेना। ये कहकर वो औरत मुड़ी और तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। हम अंदर दाखिल हुए। जैसे ही मैंने माचिस जलाकर मोमबत्ती रोशन की, कमरे का हाल देखकर दंग रह गया। ये कमरा सालों से बंद लग रहा था। हर तरफ धूल की मोटी तह जमी हुई थी। कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और सबसे खौफनाक चीज वहां की बू थी। कमरे में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की बू मिली हुई हो। फर्श लकड़ी का था और हमारे चलने से भी चरमर कर रहा था। कमरे के वस्त में एक पुराना भारी भरकम लकड़ी का बेड, पलंग रखा था।
सबा ने नाक पर रुमाल रख लिया। हसन, ये कैसी जगह है? मुझे यहां बहुत घुटन हो रही है। मैंने कहा, यार बस चंद घंटों की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। गाड़ी में सोने से तो बेहतर है कि टांगे सीधी कर लें। हमने जैसे तैसे सबा की शाल से बेड की धूल साफ की। बिस्तर की चादर भी नमज़दा थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम जूते उतार कर बेड पर लेट गए। सबा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मैं भी दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। थकावट इतनी थी कि आंखें बंद होने लगीं। अभी हमें लेटे हुए शायद 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा। सबा भी डर के मारे उठ गई। मैंने सोचा शायद वो औरत या उसका शौहर कुछ पूछने आए होंगे। मैंने आवाज दी, कौन है भाई? बाहर मुकम्मल खामोशी थी। मैंने हिम्मत करके उठकर दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़का। अगर कोई मजाक कर रहा है तो भागने की आवाज तो आनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो पत्तों के सरसराने की भी आवाज नहीं थी। मैंने दरवाजा अच्छी तरह कुंडी लगाकर बंद किया और वापस आकर लेट गया। मैंने सबा से कहा, शायद हवा से खड़का होगा, तुम सो जाओ। लेकिन अब सोना नामुमकिन था। अभी मैंने आंखें मूंदी ही थीं कि अब की बार छत से आवाज आई। वो लकड़ी की छत थी और उस पर किसी के चलने की वाज़ेह आवाज आ रही थी। ये किसी बिल्ली या जानवर के चलने की आवाज नहीं थी। ये भारी कदमों की आवाज थी, जैसे कोई इंसान बूट पहनकर हमारे सर के ऐन ऊपर टहल रहा हो। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बुद्ध बने बैठे थे। छत पर चलने वाला कभी एक कोने में जाता, कभी दूसरे कोने में, और फिर वो आवाज रुक गई, बिल्कुल हमारे बेड के ऊपर। और फिर वो हुआ जिसने हमारी बर्दाश्त की हद खत्म कर दी। कमरा बिल्कुल बंद था, हवा का गुजर नहीं था, लेकिन अचानक मोमबत्ती बुझ गई और उसी लम्हे हमारा भारी भरकम लकड़ी का बेड पूरी शिद्दत से हिलना शुरू हो गया। ये कोई जलजला नहीं था, क्योंकि दीवारें साकित थीं, फर्श साकित था। सिर्फ हमारा बेड ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसे चारों कोनों से पकड़कर झंझोड़ रहा हो। सबा चीखें मारने लगी। मैंने अंधेरे में टटोलकर सबा का हाथ पकड़ा और चीखा, भागो यहां से। हम नंगे पांव जूते वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा खोलकर हम बाहर निकले और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी खोली, हम अंदर गिरे और मैंने सेंट्रल लॉक दबा दिया। हम दोनों गाड़ी में बैठकर हाँप रहे थे और पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देख रहे थे। वो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा। एक साया जो हमें गाड़ी में बैठे घूर रहा था। बाकी रात हमने गाड़ी में जागकर गुजारी। हर लम्हा यही डर था कि अभी कोई शीशा न खटखटा दे। वो रात मेरी जिंदगी की तवील तरीन रात थी। जैसे ही फजर की अजान की आवाज आई और हल्की सी रोशनी फूटी, मैं गाड़ी से निकला। मैं गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत में उस घर के मेन दरवाजे पर गया। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा। वही आदमी, मालिक मकान, बाहर निकला। वो अपनी आंखें मल रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। तुम लोगों ने हमें कहां ठहराया था? वो कैसा कमरा था? क्या मारने का इरादा था? मेरी आवाज सुनकर उसकी बीवी भी पीछे आ गई। शौहर ने जब मेरा गुस्सा देखा और हम दोनों की हालत देखी तो वो सब समझ गया। उसने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा और उस पर चिल्लाया। फिर उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, साहब मुझे माफ कर दें, मैं सो गया था। ये मेरी बीवी की लालच थी। वो कमरा पिछले 10 साल से बंद है। वहां मेरे बड़े भाई ने खुदकुशी की थी और तब से वहां अजीबो गरीब वाकयात होते हैं। हम खुद उस तरफ नहीं जाते। गांव वाले भी इस घर के उस हिस्से से दूर रहते हैं। मेरी बीवी ने पैसों की लालच में आपको वो मौत का कुआं दे दिया। वो आदमी माफिया मांगता रहा। पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पैसे वहीं जमीन पर फेंक दिए। हमने अपने जूते भी वापस लेने की हिम्मत नहीं की जो उस कमरे में रह गए थे। मैं नंगे पांव गाड़ी में बैठा और गाड़ी रिवर्स करके वहां से ऐसे भागा जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। हम सीधे इस्लामाबाद आए, वहीं एक दुकान से जूते खरीदे और बिना रुके कराची के लिए रवाना हो गए। इस वाक़ये को सालों गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जब कभी हम शुमाली इलाका जात का प्लान बनाते हैं तो सबा साफ इनकार कर देती है। उस रात की दहशत, वो गायब होने वाला बच्चा, वो छत पर चलने की आवाज़ें और वो हिलता हुआ बेड, वो सब हमारे जहनों पर नक्श है।
तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कभी भी अनजानी जगहों पर, ख़ास तौर पर रात के वक्त, महज शॉर्टकट या सस्ते के चक्कर में अपनी जान खतरे में न डालें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापसी का कोई निशान नहीं मिलता।